हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन के फार्मूलाज। उन सारे जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। और सारे फार्मूलाज इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो लॉज से रिलेटेड हैं। वो उस पर्टिकुलर लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो उनके टर्म्स हैं वो टर्म्स भी डिफाइन किए जाते हैं और डेफिनेशन की फॉर्म में आते हैं। वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो हम टर्म्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेशर पढ़ रहे हो तो प्रेशर को हम वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। वन वे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत इजी चैप्टर है ये, और अगर कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो चैप्टर बहुत टफ लगेगा फिर। तो सिंपल है, इतना टफ नहीं है चैप्टर, समझते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो आपका आएगा वो हेनरीज लॉ से रिलेटेड आएगा। हेनरीज लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि आपका जो किसी सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट में अगर आप किसी गैस को डिसॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। तो हेनरीज लॉ में प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम गैस के ऊपर, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए, और एस है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड जिसमें आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो। तो इसमें इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहाँ पे के एच, कभी हेनरीज कांस्टेंट के एच है, हेनरीज कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है तो आप इसकी यूनिट लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। ये यूनिट सिंपल यूनिट डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो आप इसकी यूनिट्स लिखेंगे। तो हेनरीज से इतना ही आता है, या फिर आपके शॉर्ट नोट में छोटा सा हेनरीज लॉ के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाएगा। सेकंड है रॉल्ट्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर की। तो रॉल्ट्स लॉ समझते हैं क्या है। रॉल्ट्स लॉ एक्चुअली दो लॉज में हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ है व्हेन बोथ दी कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स का वेपर बन जाता है इफ लिक्विड इन लिक्विड कंपोनेंट है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर है और इथाइल अल्कोहल है, तो दोनों ही कंपोनेंट के वेपर्स बनते हैं। तो आपने एक कंटेनर में आपने दो कंपोनेंट लिए, सपोज वन कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। यहां पे ये वेपर बनी है, ये इस कंपोनेंट की वेपर है और ये इस कंपोनेंट की वेपर है, और ये तो एक्चुअल में यहां पे सील्ड होगा, मतलब कवर्ड होगा ये, तभी तो वेपर बनेगी। और ये लिक्विड की लेयर है, अभी ये ऊपर ये वेपर है, ठीक है। तो इस केस में रॉल्ट्स लॉ हमको बताता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर P1 क्या है इसमें? P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट। सपोज ये वाला वन कंपोनेंट है, ये वाला सेकंड वाला टू कंपोनेंट है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। जब ये प्योर फॉर्म में था, मतलब जब ये दोनों अलग अलग आपने बॉयल किया, ये आपने एक कंटेनर में बॉयल किया और ये वाला सेकंड वाला आपने, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला आपने इसको इस कंटेनर में बॉयल किया, तो इनका वेपर प्रेशर जब ये प्योर फॉर्म में इनको हमने बॉयल किया था तो इन्होंने कितना वेपर प्रेशर दिया था, इसने कितना वेपर प्रेशर दिया था। दोनों का वेपर प्रेशर आप P0 से लेते हैं, तो P0 इज वेपर प्रेशर फॉर प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट P1 वेपर प्रेशर है जब ये सॉल्यूशन में होता है, कंपोनेंट 1 जब सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो इस यहां पे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर करेगा, ये फॉर्म में होगा तो ये डिफरेंट वेपर प्रेशर देगा। तो इसलिए रॉल्ट्स लॉ कहता है कि इन अ सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन इट वाज इन प्योर फॉर्म, जब ये प्योर फॉर्म में था ऐसे, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जितने ज्यादा सॉल्यूशन में इसके मोल्स होंगे उतना ज्यादा ये पार्शियल वेपर प्रेशर अपना वेपर प्रेशर दिखाएगा सॉल्यूशन में, जितना ये कम होगा उतना ये कम दिखाएगा। सेम वे विथ सेकंड कंपोनेंट। तो अगर सेकंड वाला जो आपका लिक्विड है, सेकंड लिक्विड का भी यही होगा, जब ये प्योर फॉर्म में था तो इसका वेपर प्रेशर कितना था, और ये दोनों टर्म सॉल्यूशन के लिए हैं, ये भी सॉल्यूशन के लिए, ये भी सॉल्यूशन के लिए, ये प्योर फॉर्म के लिए। जब ये प्योर फॉर्म में था उसको रेफरेंस लिया है तो तब कितना इसका वेपर प्रेशर था, उसका प्रोडक्ट पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन होता है। दिस इज रॉल्ट्स लॉ अबाउट टू वॉलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड लिक्विड। अब इसको ही जब हम प्रोसीड करते हैं आगे तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हमको बताता है कि जब दो लिक्विड्स को आप डिसॉल्व, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उनका आप
वेपर प्रेशर चेक कर रहे हो, यहां पे आप चेक कर रहे हो कितना वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर होता है दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम। तो ये P1 जब हम ये नॉर्मल P1 ले रहे हैं, ये पार्शियल मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है इस वेपर प्रेशर का, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसका कितना है, तो ये सिंपल डाल्टन्स लॉ इतना ही है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं रॉल्स के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू आई है P1 इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। अब हम क्या करते हैं कि हम जो सॉल्यूट है, जो आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर हमने उसके टर्म में लेना है तो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी होता है, 1 होता है। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। तो यहां पे हम आप ले सकते हैं यहां पे, और x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है। तो हमने ये x1 की वैल्यू यहां पे पुट की है, इसमें यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट की, हमको ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन। एंड लेटर ऑन इसको आप एक्सपेंड करके जब आप लिखेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यही एक्सप्रेशन आगे चेंज होके बहुत सारे फॉर्म्स में यूज होता है, तो ये वाला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। अभी देखो, अभी यहां पे हमने बात की थी कि दोनों, जब व्हेन टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है, दोनों ही कंपोनेंट्स के वेपर बनते हैं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसमें दोनों ही कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। 1 भी वेपर बना रहा है, 2 भी वेपर बना रहा है। लेकिन अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, अब आपने क्या किया, वाटर में आपने ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया। अब ग्लूकोज के तो वेपर्स नहीं बनते, तो ग्लूकोज को हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अब अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वो क्या करेगा, वो सॉल्वेंट के वेपर बनने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब उतने वेपर्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वाटर अपने सारे जो आपके सराउंडेड जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे, वो ग्लूकोज को जब डिसॉल्व करते हैं तो कुछ वीक फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उस केस में हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, अदरवाइज हम वंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। अगर पोलर हैं तो हम डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो इन दैट केस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसने तो वेपर नहीं बनना है, तो ये अपने आसपास के वाटर पार्टिकल्स को भी इतने इजिली नहीं जाने देगा वेपर बनने के लिए, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वही यहां पे चेक करना है। तो यहां पे तो फिर एसेंशियल हो जाता है कि हम इसको x2 के टर्म में पढ़ें। तो अगेन जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम P2 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो P2 मतलब जो सॉल्यूट के लिए होना था प्रेशर 2, तो उसका तो प्रेशर है ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो तो वेपर फेज में है नहीं। इसलिए हम P1 के टर्म में, मतलब सॉल्वेंट कितना वेपर बना रहा है, तो उस टर्म में हम पढ़ेंगे P1 इज इक्वल टू P0 इंटू, यही रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, फिर हम x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये एक्सप्रेशन के साइन चेंज करके, अगर आप लेफ्ट राइट शफल करके जब आप करते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, उसमें ये इधर आ जाएगा, P0 1 पे माइनस साइन हो जाता है, तो इस पे भी फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो इसका माइनस साइन हम प्लस करेंगे, तो इसके साइन को भी प्लस करेंगे और इसके साइन को माइनस करेंगे, तो मतलब माइनस P1 पे आएगा और ये ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन है। इसमें जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना वेपर प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। जब ये प्योर कंपोनेंट फॉर्म में था, जब ये अलोन अकेला था, तो जो इसका वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होता था, सपोज 2x मान लेते हैं। P1 जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में था, जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका वेपर प्रेशर कम है, सपोज x है। तो ये क्योंकि लोअर नंबर में है, तो इसको हम माइनस साइन देंगे, ये यहां पे रहेगा माइनस के पास, और ये एक्सप्रेशन बनता है। तो जो डेल्टा P है, डेल्टा P इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दिस इज द एक्सप्रेशन, ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये बताता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। आप डेल्टा P भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगेन ये इसका ये सेम फॉर्मूला है, इसको आप एक्सपेंड करके आप ये ऐसी वैल्यू मिल जाती है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ये वाला एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग।
तो अगर वेपर प्रेशर लोअरिंग किया ये वाला एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें मोलर मास अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सारी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस चैप्टर में आप मोलर मास को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मोल्स फाइंड आउट करना होता है। मोल्स अभी जैसे इसमें आपको डायरेक्ट मोल्स नहीं मिलेंगे तो आप मोलर फ्रैक्शन के थ्रू मोल्स फाइंड आउट करेंगे। एंड मोल्स का हमको मालूम है जो रिलेशन है वो होता है W डिवाइडेड बाई M। मतलब मोलर मास, ये है मोलर मास एंड दिस इज W इज मास इन ग्राम, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है। तो बस यहां पे वही, अब x2 मोल फ्रैक्शन हमको मालूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज टोटल मोल्स सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के कितने हैं, और ये सॉल्यूट का मोल्स। तो ये जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x2 आता है, ये आपको मालूम होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, लिख लेते हैं। चलिए, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान रखिए, जो 2 टर्म आता है वो हम 2 नंबर जो देते हैं, 2 नंबर वो हम सॉल्यूट को देते हैं, 1 नंबर हम सॉल्वेंट को देते हैं बाय कन्वेंशन। तो ये रहेगा ऐसे। तो 2 आप जहां पे देख रहे हो आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो, 1 आप जहां पे देख रहे हो आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे एक्सपेंड किया इसको। नाउ वी नो दैट N1 इज इक्वल टू हो जाएगा का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, N2 इज इक्वल टू भी सेम यही हो जाएगा। अब यहां पे जो एक्सप्रेशन x2 के लिए मिलेगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई दिस। लेकिन यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम N2 को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहां पे लिखा है हमने कि N2 एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब हम N1 से ऐड कर रहे हैं उसको, N1 सपोज है आपका N1 सपोज आपके 100 मोल्स हैं, और उसमें अगर 1 मोल है सॉल्यूट का, तो 100 प्लस 1 तो 1 आपका 101, इतना फर्क नहीं पड़ता उससे वैल्यू से, तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एक्सप्रेशन मिलता है। और फिर हम N2 N1 की वैल्यू पुट करके ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब अपने अकॉर्डिंगली आप M2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके इस एक्सप्रेशन को रिराइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज वाटर है, नॉर्मल वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आपने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, आपने उसमें ग्लूकोज ऐड किया या शुगर ऐड किया आपने उसमें, तो अब क्या होगा? अब जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होगा। फॉर एग्जाम्पल वो 103 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो क्या हो रहा है इस केस में? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो और आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दे रहे हो, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो हम चेक करते हैं, इसमें भी नॉट जो साइन है वो प्योर के लिए यूज करते हैं। जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB हम चेक करेंगे कि सपोज वाटर है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था प्योर फॉर्म में वो 100 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने वाटर में सॉल्यूशन बना दिया, हमने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 100 था, अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट 103 हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो TB है, यहां पे लिख देते हैं, जो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m इज मोलैलिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी होता है मोल्स इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेना पड़ता है हमको, ये मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो मोलैलिटी और एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमको KB मिलता है यहाँ पे। तो KB इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे MCQs भी आ सकते हैं कि व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, या KB इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, वेपर प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। देन दिस इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन इसमें भी है कि अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें भी आप मोलर मास के टर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे? आप करेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब W1, और मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2। तो ये आप ये M2 सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया, W1 यहाँ पे ये है सॉल्वेंट का मास इन
केजी का हमने मास इन ग्राम, मतलब केजी के लिए हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये एक्सप्रेशन इसके लिए मिल जाता है। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम वही रिलेशंस हैं, बस ये डिफरेंस है कि वो बॉइलिंग था, ये फ्रीजिंग है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वो 0 डिग्री पे फ्रीजिंग होती है वाटर की, ये ठीक है। अब हमने वाटर में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सपोज अगेन वो ग्लूकोज है, तो जब हमने ग्लूकोज ऐड किया वाटर में, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और लो होगा, डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट पे, मतलब कि वाटर प्योर फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग होती है, और वो इम्प्योर फॉर्म में विद अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -3 -2, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूं, इट्स नॉट एक्यूरेट, -2 -3 ऐसे हो जाता है। तो क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। तो अगेन इस केस में जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेशन है, वो कम है, इसलिए हम माइनस वाला साइन इसकी तरफ ला रहे हैं, और प्योर फॉर्म में इसका फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर है वैल्यू में, तो इसको हम पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। नॉट और ये प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन के जो टर्म्स हैं ये बॉइलिंग पॉइंट में फ्लिप कर जाते हैं, ये उल्टे होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उस पर हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं। तो अगेन इस केस में भी जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इज, दिस इज डिप्रेशन ऑफ freezing point. So delta TF is directly proportional to molality. Molality we know, molality is moles of solute in mass of solvent in kg. ठीक है, और अगेन यहाँ पे अगर आपको मोलर मास के कॉन्सेप्ट में लाना है तो आप अगेन इससे कन्वर्ट कर सकते हैं m से। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, N2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई W1। ठीक है, सॉल्वेंट का मास इन kg, तो 1000 यहाँ पे रहेगा ये। तो बस ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2। तो N2 की ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये वैल्यू आ गई, और मोलर मास यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर है जो कि आपके ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सपोज दिस इज दी सेटअप, ये सेटअप है आपका, यहां पे आपने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है और इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, आपने इसको डिप किया है वाटर में, प्योर कंपोनेंट में, ऐसे स्टार बना दे रही हूं मैं इसके प्योर कंपोनेंट में। अब यहां पे ये तो है वाटर, और इसके अंदर है वाटर प्लस सुक्रोज ले लेते हैं, या शुगर कुछ भी। अब इस केस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, वाटर वाला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से इसकी तरफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ इसका फ्लो होता है, तो डायरेक्शन यहां से और यहां डायरेक्शन होगा इसका। तो अब इस केस में क्या करेगा, ये जब ये वाटर इसके अंदर फिल होगा तो ये राइज करने लगेगा, सपोज ये यहां तक आ गया, ये राइज करते करते, लेकिन एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है, अभी पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं इसके, तो ये सॉल्यूशन भी पार्टिकल्स के अंदर आने के लिए, और अपने इक्विलिब्रियम के बाद इसके पार्टिकल्स भी H2O बाहर जाने लगेंगे और इसके पार्टिकल्स अंदर आने लगेंगे। मतलब एट इक्विलिब्रियम 10 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन अगर इधर आते हैं प्योर वाटर के साथ, और प्योर वाटर के 10 पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, सेम टाइम ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे। तो ऑल दी प्रोसेस, ये सॉल्यूशन क्या करता है, ये प्रेशर फील करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, रोक देता है ऑस्मोसिस प्रोसेस को, उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर किससे जनरेट हो रहा है, ये लिक्विड से जनरेट हो रहा है, वाटर से जनरेट हो रहा है, तो इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो एक बार रिपीट करती हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका सॉल्यूशन की वजह से जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P of solution stops osmosis। तो ये बहुत इसका सिंपल सा ऑस्मोसिस, ठीक है, डेफिनेशन है, तो इससे याद रखना है इसको। अब रिलेशन बताते हैं। तो रिलेशन इसका जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन वाला P इज इक्वल टू NRT था, वही एक्सप्रेशन है। बस डिफरेंस इसमें ये होगा क्योंकि हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको पढ़ेंगे। तो
पीवी का वी इधर आ जाएगा एन के पास, तो मोल पर लीटर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक्चुअल में वो मोलैरिटी होती है। अभी आप ये याद रखना, अभी तक हम मोलैलिटी ले रहे थे, अभी आप यहां से लेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये तो N2 ही रहने वाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अब यहां पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मोलैरिटी होता है। अगेन N2 हमको मालूम है W2/M2, इस टर्म में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये मोलर मास का रिलेशन भी आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। नाउ दिस इज द न्यू टर्म, और इसको भी थोड़ा समझेंगे हम, वांट ऑफ फैक्टर आई। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, जितने भी हम सॉल्यूट ले रहे थे, सारे सॉल्यूट क्या थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, मतलब वो डिसोशिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, वो डिसोशिएट होके या एसोशिएट नहीं होते हैं। जितने पार्टिकल्स हैं वो उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे, और उन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं। एक बार बता देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, नंबर 1 वेपर प्रेशर एलिवेशन, आपका सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 की जा रही है जो प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी जो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब लोअरिंग हुआ, डिप्रेशन हुआ या एलिवेशन हुआ, जो भी हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ या वेपर प्रेशर के साथ, सब कुछ किस वजह से हो रहा है, आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अभी तक हमने पढ़ी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में। समझते हैं इसको, कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के साथ क्या प्रॉब्लम है। सपोज आपने NaCl सॉल्यूशन में लिया, ठीक है, अब क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, किस पे डिपेंड करती हैं ये, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये इनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, ये याद रखेंगे। तो ये स्प्लिट होके हो जाएगा Na+Cl-। अब अगर आपने तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व किया है वो एक किया है, 1 फॉर्मूला यूनिट किया आपने NaCl, लेकिन कैलकुलेशन में वो क्योंकि नंबर्स पे डिपेंड करता है तो आपने 1 लिया है, और वो जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू 2 पार्टिकल्स मिल रही है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में ये प्रॉब्लम हो जाती है। और तो इसको हम कहते हैं डिसोशिएशन, इसको हम कहते हैं ये डिसोशिएट हो रहा है, ये डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, सेम इसके एकदम ऑपोजिट होता है अगर आप एसिटिक एसिड ले रहे हो या बेंजोइक एसिड ले रहे हो। चलिए एसिटिक एसिड ले लेते हैं ये। अब इसके आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 पार्टिकल्स लिए। अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये एसोसिएट कर जाता है, ये यहां पे तो आपने 2 लिए लेकिन एसोसिएट कर जाता है, ये डाइमर बनाता है, ये बनाएगा 1, ये ऐसे दिखेगा जैसे कि सॉल्यूशन में 1 पार्टिकल है बस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे। तो अब ये यहां पे बन गया 1, तो ये इनके साथ प्रॉब्लम होती है, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन, एसोसिएट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम ओवरकम करें, उसके लिए हम एक फैक्टर लेते हैं और उस फैक्टर से इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारी कैलकुलेशंस एज सच रहेंगी वैसे के वैसे, बस आप आई कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और हम ऐसे लिखते हैं ये आपका मॉडिफिकेशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर्स। तो आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारी वैल्यूज से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू एसोसिएशन के केस में लेस आएगी क्योंकि अभी 2 पार्टिकल के अकॉर्डिंग था, ये 1 पार्टिकल आ गया है, और ये वैल्यू डिसोसिएशन के केस में ज्यादा आएगी क्योंकि आपने 1 पार्टिकल लिया, आपको 2 पार्टिकल का कैलकुलेशन मिल रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो रेशियो आता है, डिफरेंस आता है, वो आई होता है, वांट ऑफ फैक्टर। सेम वे हम मास के लिए भी करते हैं कि ऑब्जर्व्ड मास कितना है और थ्योरेटिकल मास कितना है। ठीक है, उनका जब हम रेशियो लेते हैं तो वो भी हमारा जो आई वैल्यू आती है उससे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को
इसमें ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है सेम आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। अब आई आप सेपरेट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेट भी आ सकता है कैलकुलेट करने में इन द टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो ये सब एक्चुअल मोल्स एंड मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व, इसके फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आ सकता है ये। जैसे यहाँ पे इसको समझते हैं, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूनिट लिया, सपोज आपने 1 लिया तो डिनोमिनेटर में आएगा 1। मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, आपने कितना फार्मूला यूनिट डिसॉल्व किया, हमने 1 NaCl डिसॉल्व किया। मिल कितने पार्टिकल रहे हैं उसके, 2 पार्टिकल्स, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्चुअल मोल्स 2 मिल रहे हैं हमको, ऐसे स्प्लिट होके 1 हमने लिया और हमको 2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1 लिया था और हमको 2 मिल रहे, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आई है और ये यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है, अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे फॉर्मूलाज सॉल्यूशन चैप्टर के। अब इसके नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस इसके पोस्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया आपने, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।